वंदे मातरम। शिक्षक साथियों और विद्यार्थियों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की तरफ से एक महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन जारी हुआ है, प्रेस नोट जारी हुआ है, जिसमें सभी शाला प्रधानों को निर्देशित किया गया है कि बोर्ड परीक्षा 2025 यानी 10वीं और 12वीं की जो भी बोर्ड परीक्षा होने जा रही है, उसके लिए स्टूडेंट्स की जो उपस्थिति है वो किस तरीके से आपको कब तक काउंट करनी है, कौन कौन से प्रपत्र होंगे, अगर कोई अनुपस्थित है या कम उपस्थित उसके लिए क्या प्रावधान रहेंगे, सारी जानकारी मैं आपको डिटेल में देने का प्रयास करूंगा। प्रपत्र भी आपको बता दूंगा। पहले बात करेंगे कि इस छोटे से प्रेस नोट की, जिसमें लिखा गया है कि नियमित छात्रों की उपस्थिति हेतु गणना हेतु प्रपत्र 49 और 50 बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किए गए। अतः सभी शाला प्रधानों द्वारा बोर्ड वेबसाइट पर जारी नियमों प्रपत्र 51 जो भी नियम है उनके अनुसार उपयुक्त परीक्षाओं की उपस्थिति की गणना है वो 13 फरवरी 2025 तक की जानी है। यानी 13 फरवरी तक उपस्थिति है वो काउंट करनी है। और उपस्थिति न्यूनतम प्रपत्र, अगर मान लो किसी स्टूडेंट की उपस्थिति कम है, न्यून है, तो उसके लिए प्रपत्र 49-50 है, उसमें गणना करके 28 फरवरी 2025 तक बोर्ड की जो ईमेल है ddexamfirst@gmail.com पे ऑनलाइन अपलोड करनी है। और उपस्थिति गणना करने हेतु विस्तृत नियमों की जानकारी है वो प्रपत्र 51 यानी 51 में बोर्ड की वेबसाइट पे दी गई है। अब मैं आप सारे प्रपत्र भी आपको बता दूंगा और डिटेल में भी आपको नोटिफिकेशन बता दूंगा क्या क्या उपस्थिति के नियम रहेंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन पूरी जानकारी के लिए वीडियो पूरा देखें। तो आइए बात करते हैं, ये जो प्रपत्र 51 है, 51 है, ये प्रपत्र 51 है वो उपस्थिति से संबंधित नियमों के संबंध में ये, जिसमें वर्ष 2025 की माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, प्रवेशिका, वरिष्ठ उपाध्याय और व्यवसायिक की मान्यता प्राप्त सभी संस्था प्रधानों के लिए पत्र है। और इसमें इन परीक्षाओं में ये जिन विद्यार्थियों की उपस्थिति निर्धारित 75% से न्यून हो, यानी सीधी सी बात है कि स्टूडेंट की उपस्थिति कम से कम 75% होनी चाहिए। जितने भी टोटल वर्किंग डेज है, वर्किंग डेज कब से काउंट करना है वो भी आगे बता दूंगा। तो अगर उससे कम है तो उनका विवरण है वो रिक्त प्रपत्र है बोर्ड की साइट पर अपलोड किया, उस पर आपको भेजनी है। इस वर्ष माध्यमिक परीक्षा और वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा और प्रवेशिका वगैरह सारी परीक्षाएं 6 मार्च 2025 से प्रारंभ होगी। और उपस्थिति न्यूनतम एवं प्रपत्र की पूर्ति के लिए आपको किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है वो जरूर देख लें। तो पहला तो है कि विद्यालय प्रधानों को उपस्थिति न्यूनतम प्रपत्र उच्च माध्यमिक और वरिष्ठ उपाध्याय हेतु और माध्यमिक और प्रवेशिका हेतु 13 फरवरी तक की गणना करनी है। यानी 13 फरवरी तक की उपस्थिति है आपको काउंट करके बोर्ड को भेजनी है। और अधिकतम 28 फरवरी तक बोर्ड की ईमेल है, यानी गणना तो 13 फरवरी तक करनी है, उसकी सूचना है वो आपको 28 फरवरी तक ddexamfirst@gmail.com पे ऑनलाइन अपलोड करना करके आवश्यक रूप से भेजें। यानी ऑनलाइन आपको ये उपस्थिति फॉर्मेट भर करके भेजने, अपलोड करने। और गत वर्ष परीक्षाओं के परिणाम निम्न तिथियों को घोषित किए गए थे। अतः इन परीक्षाओं से संबंधित वर्गों में उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण रहे विद्यार्थी जिन्होंने पुनः अध्ययन हेतु किसी विद्यालय में प्रवेश लिया है, तो उनको उपस्थिति गणना उनके परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से सम्मुख से ही की जाएगी। यानी उत्तीर्ण भी रहे हैं या अनुत्तीर्ण भी रहे, तो भी अगर पुनः अध्ययन कर रहे हैं तो भी उनकी जो उपस्थिति है वो जिस तारीख से परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि है उससे की जाएगी। और सभी परीक्षार्थी को उपस्थिति गणना विद्यालय खुलने की तिथि से की जानी है। यानी जो सामान्य परीक्षार्थी है जिस दिन स्कूल खुला है उस दिन से उपस्थिति शुरू हो जाएगी। अब जैसे मुख्य परीक्षाएं जैसे उच्च माध्यमिक, कला विज्ञान वाणिज्य माध्यमिक वगैरह है। अब जैसे उच्च माध्यमिक की 20 मई 2024 को रिजल्ट घोषित हुआ था और माध्यमिक प्रवेशिका और वरिष्ठ उपाध्याय का इनका जैसे 29 मई को और वरिष्ठ उपाध्याय का 20 मई को हुआ था। तो इनकी गणना है वो विद्यालय प्रारंभ होने की तिथि से, जिस तारीख से अगली क्लास का अध्ययन शुरू हुआ था उस तारीख से करनी है। पूर्व परीक्षाएं हैं वो जैसे उच्च माध्यमिक की कला विज्ञान वाणिज्य की 9 सितंबर को रिजल्ट घोषित हुआ था, माध्यमिक का भी 9 सितंबर को, प्रवेशिका हुआ सभी का 9 सितंबर 2024 को हुआ था। इनकी भी गणना विद्यालय प्रारंभ होने की तिथि से करनी है। तो एक तो ये है। अब सामान्य नियम क्या क्या है कि समीक्षा के फलस्वरूप अगर या अन्य किसी कारण से जिन परीक्षार्थियों के परीक्षा परिणाम में परिवर्तन हुआ है उनकी उपस्थिति गणना प्रवेश के दिनांक से अथवा परिवर्तित परिणाम की तिथि के 10 दिन से, यानी जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन के 10 दिन से, अथवा बोर्ड द्वारा निर्देशानुसार जो तिथि जो भी पहले हो उससे घोषणा करनी है। यानी जो भी पहले होगी ताकि विद्यार्थी को उपस्थिति का ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। इसमें एक दो पॉइंट और है कि पूर्व परीक्षा में बैठने वाले किसी परीक्षार्थी ने यदि पूर्व परीक्षा का परिणाम घोषित होने से पूर्व ही विद्यालय में प्रवेश ले लिया हो तो उसकी उपस्थिति पूर्व परीक्षा के परिणाम घोषित होने की तिथि से करें। यानी जिस दिन सप्लीमेंट्री का रिजल्ट आया उस दिन से करनी है। और यदि पूर्व परीक्षा में प्रविष्ट हुआ कोई परीक्षार्थी परिणाम घोषित होने के पश्चात विद्यालय में प्रवेश ले तो उसकी उपस्थिति विद्यालय में प्रवेश की तिथि या ऊपर दी गई तालिका में जो भी पहले हो उससे करनी है। और तीसरा पॉइंट है इसमें कि विगत मुख्य परीक्षा में प्रविष्ट हुआ कोई परीक्षार्थी परिणाम घोषित होने के पश्चात विद्यालय में प्रवेश ले उसकी उपस्थिति विद्यालय में प्रवेश की तिथि या ऊपर जो भी तिथि दी हुई है उनमें से जो भी पहले हो उससे करनी है। और जिन परीक्षार्थी को बोर्ड द्वारा प्रवेश हेतु विशेष रूप से अनुमति दी गई है, कोई विशेष अगर परिस्थिति है, उनके लिए उपस्थिति की गणना बोर्ड द्वारा अनुमति पत्र दिए जाने के निर्देश के अनुसार की जानी है।
सामान्य रूप से जो नियम है उसमें है कि उपस्थिति न्यूनतः पारियों मीटिंग्स में ही अंकित करें, दिन में नहीं। यानी एक दिन की जैसे 2 मीटिंग होती है तो मीटिंग्स में आपको करनी है। शारीरिक प्रशिक्षण यानी फिजिकल एक्टिविटीज में परीक्षार्थी की उपस्थिति न्यूनतः प्रदत्त कोष्टक में घंटों में यानी पीरियड में अंकित करनी है। शारीरिक जो फिजिकल एक्टिविटी की है वो तो पीरियड्स घंटों में करनी है, बाकी है वो आपको मीटिंग्स में करनी है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात जो इसमें भी अंडरलाइन की हुई है वो आप जरूर ध्यान रखें कि आवेदन पत्र प्रेषित करने के बाद यदि विद्यालय में से किसी विद्यार्थी परीक्षार्थी का नाम अधिक समय तक अनुपस्थित रहने के कारण या विद्यालय का परीक्षा शुल्क इत्यादि नहीं देने के कारण पृथक हो चुका है, यानी अभी जैसे नाम कट गया उसका, तो ऐसे परीक्षार्थी का नाम पृथक शीर्षक के अंतर्गत देकर के विवरण अंकित करना है। और जो परीक्षार्थी आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व विद्यालय त्याग चुके हैं उनका नाम पृथक से किए गए विद्यार्थियों के शीर्षक से अंकित नहीं करें, यानी जो आवेदन ही नहीं भरा उनकी तो आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा जिन परीक्षार्थियों ने आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के उपरांत अपने माता पिता संरक्षक के स्थानांतरण के कारण, कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ स्टूडेंट बोर्ड के फॉर्म भर गए, उनके पेरेंट्स का ट्रांसफर होने के कारण वो टीसी लेकर के किसी अन्य विद्यालय में स्थानांतरित होते हैं और अन्य कारण से आपके विद्यालय से स्थानांतरण प्रमाण पत्र लेकर अन्य विद्यालय में अध्ययन हेतु प्रवेश लिया है, परंतु उनके नाम आपके विद्यालय के परीक्षार्थियों की नामावली में अंकित है। यानी वो यहाँ से तो टीसी लेके गया लेकिन फॉर्म आपके विद्यालय के लॉगिन से भरा हुआ है, तो उसका नाम है आपके जो भी लिस्ट आई है रोल नंबर वगैरह उसमें शो हो रहा है, तो उसका नाम पृथक की सूची में न दें, क्योंकि वो परीक्षार्थी आपके विद्यालय के नियमित परीक्षार्थी के रूप में प्रविष्ट हुआ है, तो उसकी सूचना आपको अलग से नहीं देनी, क्योंकि वो आपके विद्यालय का स्टूडेंट माना जाएगा एक तरह से। आपको चाहिए कि ऐसे परीक्षार्थी की उपस्थिति के हिसाब बाद वाले विद्यालय से मंगवा कर, जहां भी फॉर्म आपने भरा लेकिन अभी वो किसी दूसरे स्कूल में है, तो वहां से उसकी उपस्थिति मंगवा करके और अपने विद्यालय की उपस्थिति जो यहाँ जब तक था जोड़ करके आवश्यक कार्रवाई तो इस कार्यालय को सूचित करें। और ऐसे परीक्षार्थी की उपस्थिति का अंकन और गणना बहुत ध्यान से करें, ताकि बार बार आपको या बोर्ड को पत्र लिखना व्यवहार कराना पड़े। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए बात है जिनका मान लो अभी जैसे बोर्ड का फॉर्म भरने के बाद ट्रांसफर हुआ है या ओटीसी लेकर किसी अन्य जगह गए, और ऐसा विशेष परिस्थितियों में जो कर्मचारी है उनके बच्चों के लिए ये अलाउ है, बाकी के लिए नहीं है, तो ये विशेष ध्यान रखें। और परंतु जिन परीक्षार्थियों ने परीक्षार्थ आवेदन पत्र आपके विद्यालय के नियमित विद्यार्थी के रूप में प्रस्तुत किए हो और बाद में टीसी लेकर चले गए हैं, अथवा जिनके अभिभावकों के स्थानांतरण आदि के कारण बोर्ड कार्यालय के आदेशानुसार केंद्र में परिवर्तन स्वीकार कर लिए गए हों, यानी अगर उनका केंद्र बदल गया है और उनका नाम अब जो नए विद्यालय यानी विद्यालय की नामावली में अंकित नहीं हो, तो ऐसे परीक्षार्थियों के नाम उपस्थिति न्यूनतम विवरण प्रपत्र में किसी भी शीर्ष में अंतर्गत नहीं दे, क्योंकि वो अब दूसरे विद्यालय में उसका अगर नाम आ रहा है, उसका रोल नंबर आ गए हैं, तो ध्यान रखें कि आपको अपने विद्यालय की नामावली में अंकित परीक्षार्थियों की उपस्थिति के बारे में ही बोर्ड कार्यालय को ऑनलाइन प्रेषित करना है। सीधी सी बात है कि आपने जो भी रोल नंबर की लिस्ट अभी निकाली होगी, उस लिस्ट में जिन भी स्टूडेंट का नाम आ रहा है, चाहे आपके विद्यालय में हो या आपके विद्यालय से अगर टीसी लेकर के गया हो कुछ दिन पहले, तो उसके ही नाम या उसकी उपस्थिति आपको भेजनी है। अगर कोई टीसी लेकर गया है तो उसकी उपस्थिति नए विद्यालय से मंगवा करके आपको भरनी है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात की माध्यमिक और प्रवेशिका परीक्षा में प्रविष्ट हो अनुत्तीर्ण रहे अथवा बोर्ड द्वारा परीक्षाओं में सम्मिलित होने से रोके गए परीक्षार्थी अथवा श्रेणी सुधार हेतु पुनः प्रविष्ट हो रहे परीक्षार्थी यदि इस वर्ष पुनः उसी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हो, तो ऐसे परीक्षार्थियों की उपस्थिति की गणना केवल 1 वर्ष की जाएगी। अतः ऐसे परीक्षार्थियों के संबंध में गत वर्ष में प्रदत्त नामांक, वर्ष और परीक्षा का नाम जिसमें वे अनुत्तीर्ण रहे हो, विशेष विवरण रिमार्क पे अवश्य लिखे। यानी अगर मान लो वो पुनः प्रविष्ट है, दोबारा उसी क्लास में है, तो गत साल की सूचना भी विशेष विवरण उसको देनी है कि गत साल उसके रोल नंबर कितने थे, परीक्षा कौन सी दी जिसमें वो अनुत्तीर्ण रहा, वो सारी डिटेल्स भी आपको देनी है। इसके अलावा एक और है कि ऐसे परीक्षार्थी जो आपके विद्यालय में स्थानांतरित होकर आए हो, अब दोनों कंडीशन है, कोई गया हो तो उसके लिए नियम आ गया, आए हो उसके लिए क्या हुआ, तो उनको आवेदन पत्र आपने अग्रेसित किया है या उनका नाम आपके विद्यालय के नामावली में अंकित हो, यानी अगर आपके विद्यालय में नाम आ गया है तो पूर्व विद्यालय से उसकी उपस्थिति आपको प्राप्त करनी है, जिसमें प्रपत्र में देरी नहीं हो। सीधी सी बात है, आपके विद्यालय से अगर कोई बच्चा कहीं गया हुआ है तो उसकी उपस्थिति मंगवानी है, और आपके विद्यालय में कोई आया है तो आपको वहां से उपस्थिति उसकी भेजनी है जहां भी उसका नाम है। सीधी सी बात है, जहां रोल नंबर में उसका नाम आ रहा है वहां आपको उपस्थिति भेजनी है। और जिन परीक्षार्थियों के आवेदन पत्र किसी दूसरे विद्यालय से इस कार्यालय द्वारा भेजे गए हो तथा वह अपने माता पिता के स्थानांतरण के कारण यहाँ आ गए हो, यानी आपके विद्यालय में आ गए हो, उनका नाम विद्यालय की मुद्रित नामावली में नहीं हो पाए जाने हैं। अगर आपको विद्यालय में उनका नाम नहीं है लेकिन वो बच्चे यहाँ आ गए क्योंकि उन्होंने फॉर्म किसी दूसरे स्कूल से भरा था, तो आपके विद्यालय में रही उनकी उपस्थिति समय पर पूर्व विद्यालय को भेज दे। सीधी सी बात है, जो पहले था वो आपको रिवर्स कंडीशन में करना है, और ऐसे परीक्षार्थी की उपस्थिति पूर्व विद्यालय से ही कार्यालय को भेजी जाएगी कि जहां भी उसका रोल नंबर आ रहा है, सीधी सी बात है, जहां उसका रोल नंबर आ रहा है, जिस विद्यालय के लॉगिन से आप
प्रवेश पत्र डाउनलोड कर रहे हैं या रोल नंबर की लिस्ट डाउनलोड कर रहे हैं, जिस भी विद्यालय में उसका नाम आ रहा है वहीं से उसकी उपस्थिति है वो आपको भेजनी है। ये क्लियर हो गया। इसके बाद में विद्यालय में होने वाले शारीरिक कार्यकलापों में 100 घंटे प्रतिवर्ष के हिसाब से परीक्षार्थियों को भाग लेना अनिवार्य है। यानी शारीरिक कार्यकलाप में एक 100 घंटे का इसमें न्यूनतम है और इसमें न्यूनतम 50 घंटे प्रशिक्षण होना चाहिए। और शारीरिक प्रशिक्षण में बीमारी के अतिरिक्त अन्य किसी कारण से छूट नहीं दी जा सकती। केवल बीमारी के कारण ही शारीरिक क्रियाकलापों के अंतर्गत उपस्थिति का मार्जिन अधिकाधिक 10% घंटों तक किया जा सकता है। यानी 10%, 100 का 10% नहीं 10 घंटे तक किया जा सकता है। इसके अलावा अन्य बोर्ड या विश्वविद्यालय की सेकेंडरी स्कूल या हायर सेकेंडरी स्कूल या सीनियर सेकेंडरी उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहे परीक्षार्थियों को इस बोर्ड द्वारा प्रविष्ट हो रहे हैं, उन परीक्षार्थियों की उपस्थिति गणना भी बोर्ड के अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों की तरह एक ही सत्र में की जाएगी। जो रेगुलर दोबारा जो स्टूडेंट बैठे उन्हीं की तरह की जाएगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मान लो जिन परीक्षार्थी की उपस्थिति निर्धारित प्रतिशत से कम रही है उसका कारण उपस्थिति न्यूनता प्रमाण पत्र में स्पष्ट सप्रमाण लिखे, यानी कारण भी लिखना है, उसका प्रूफ भी लिखना है। जैसे कोई बीमार है तो बीमारी का जो भी सर्टिफिकेट वगैरह चिकित्सक का प्रमाण पत्र वो प्रस्तुत करना पड़ेगा। उपस्थिति न्यूनता का मार्जिन सख्त बीमारी जिसके प्रमाण में चिकित्सक का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए और तदर्थ बहुत ही विशेष कारण होने पर तभी किया जाएगा, अन्यथा नहीं। परंतु ऐसे मार्जिन की कुल सीमा किसी भी दशा में निर्धारित सीमा से ज्यादा अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी जो भी छूट है वो नियमानुसार ही मिलेगी। इसमें और भी आ जाएगा आगे। और उपस्थिति गणना ऊपर 1 मई की तारीख से की जाए जो शुरुआत में तारीख बताई थी। इसके पश्चात किसी भी विद्यार्थी किसी भी परिस्थिति में नहीं की जाए। अर्थात यदि तैयारी के अवकाश के दिनों में विशेष कक्षा लगाई जाए तो भी उन दिनों की उपस्थिति की गणना नहीं की जाए। यानी जो भी तारीख दी हुई है फरवरी की, जैसे अभी तारीख दी हुई है वो तारीख और जिस तारीख से विद्यालय शुरू हुआ था वो तारीख आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा जिन परीक्षार्थी की उपस्थिति न्यून है यानी हाजिरी कम पड़ रही है और जो अध्यक्ष महोदय की मार्जिन सीमा में है उनके मार्जिन के संबंध में अपनी सिफारिश पूर्ण सोच विचार कर स्पष्ट और अंतिम रूप से करें। ये संस्था प्रदान के लिए है और आपकी यह अभिशंसा अंतिम ही मानी जाएगी और इसके बाद में परिवर्तन किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाएगा। कतिपय प्राध्यापक संबंधित कॉलम को खाली छोड़ देते हैं तो इससे बोर्ड को निर्णय लेने में कठिनाई होती है। तो आपको जो भी अभिशंसा करनी है तो वो क्लियर करें, विथ प्रूफ करें। और अध्यक्ष महोदय को जितनी मीटिंग्स उपस्थिति न्यूनता क्षमा करने का अधिकार है वह विद्यालय के प्रधान द्वारा क्षमा किए गई मीटिंग्स के अतिरिक्त नहीं है। यानी जितनी संस्था प्रधान छूट देंगे वही छूट आगे भी मान्य होगी। अर्थात उनके सहित ही बोर्ड के अध्यक्ष महोदय 1 वर्ष की में कुल 25 मीटिंग क्षमा कर सकते हैं। यानी 25 मीटिंग तक वो क्षमा कर सकते हैं। तो संस्था प्रधान भी 25 मीटिंग तक छूट दे सकते हैं। और जिन परीक्षार्थी की उपस्थिति न्यूनता अध्यक्ष महोदय की मार्जिन सीमा यानी जो सीमा दी हुई है उससे अधिक है यानी 25 मीटिंग से अधिक है, उन्हें किसी भी परिस्थिति में प्रवेश आज्ञा नहीं दी जा सकेगी। इसलिए ऐसे मामलों में परीक्षार्थी की उपस्थिति न्यूनतम क्षम्य करने हेतु यदि आप सिफारिश करते हैं तो भी व्यर्थ है। यानी अगर मान लो बहुत ज्यादा हाजिरी कम पड़ रही है तो आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। 25 मीटिंग जो भी है उसका आप ज्यादा से ज्यादा सिफारिश कर सकते हैं और बिन फ्रैक्शन का लाभ परीक्षार्थी को दिया जाएगा। जैसे किसी परीक्षार्थी की उपस्थिति 25 से 1/4 मीटिंग्स न्यून है तो 25 मीटिंग्स मानी जाएगी, न कि 26। यानी राउंड ऑफ नहीं होगा, जो भी 25 ही है न्यूनतम इसकी जो सीमा है अधिकतम वो। तो ये तो हो गया। अब इसके अलावा ऐसे दिव्यांग परीक्षार्थी जो साला में निर्धारित दिवसों तक उपस्थित नहीं हो सके उनकी गणना 50% तक मानी रहेगी, तो उनको 50% की छूट है। और ये विशेष इसमें दिया हुआ है कि उपस्थिति न्यूनता विवरण प्रपत्र 28 फरवरी 2025 तक यानी उससे पहले आपको भेजना है। ये जो भी मेल है वो है ddexamfirst@gmail.com पे ऑनलाइन अपलोड कर दें। और यदि आपके विद्यालय के किसी भी परीक्षार्थी की उपस्थिति न्यूनतम नहीं है तो प्रपत्र में कोई नहीं लिख करके हस्ताक्षर करके ऑनलाइन करें। यानी जो प्रपत्र है उसमें कोई नहीं लिखना है, नील करके आपको या जो कोई नहीं लिख करके भेजना है। विद्यालय लॉगिन और पासवर्ड की सहायता से सभी छात्रों के प्रवेश पत्र डाउनलोड कर मुद्रित करवा लें। प्रवेश पत्र जब भी आ जाएंगे डाउनलोड कर लें और रोके गए प्रवेश पत्र भी यदि डाउनलोड हो गए हो तो उन्हें बोर्ड को सूचित करते हुए तुरंत लौटा देवे। यानी किसी का रिजल्ट या रोका हुआ है लेकिन फिर भी उसके परिणाम प्रवेश पत्र शो हो रहे हैं तो भी आपको सूचना देनी है। और रोके गए प्रवेश पत्र प्रपत्र 49 और 50 के साथ वापस प्रेषित करने और शेष प्रवेश पत्र है वो आपको छात्रों को प्रमाणित करके वितरित करने, नहीं संस्था प्रदान के साइन करके उनको विद्यार्थियों को देने। अब इसमें जो भी प्रपत्र है प्रपत्र 49 है, प्रपत्र 50 है, 49 है माध्यमिक प्रवेशिका व्यावसायिक शिक्षा के लिए, प्रपत्र 50 है उच्च माध्यमिक वगैरह के लिए। तो ये प्रपत्र भी आपको मैं बता दूंगा यहाँ से। जैसे ये तो पूरा नोटिफिकेशन हो गया। अब बात करेंगे जो प्रपत्र थे तो यहाँ से इसी पीडीएफ में आपको शुरू का प्रपत्र यहाँ बताए हुए हैं। अब ये थोड़ा सा इसका यहाँ से मैं आपको इसको थोड़ा छोटा करके बता देता हूँ। ये जो प्रपत्र है 49 है, 49 है, ये माध्यमिक बोर्ड के लिए यानी 10वीं कक्षा के लिए है, जिसके लिए यहाँ केंद्र का क्रमांक, परीक्षा का कोड, माध्यमिक जो भी है उपस्थिति विवरण, ये सेल, इसमें विद्यालय का नाम आ जाएगा, विद्यालय खुलने की अंतिम तारीख और
एक वर्ष में विद्यालय खुलने, कुल मीटिंग्स यहाँ लिखनी है। अब इसके अलावा यहाँ नामांक, रोल नंबर वगैरह उन विद्यार्थियों को लिखना है जिनकी उपस्थिति, विद्यार्थी जिनकी उपस्थिति 75% से न्यून है। 75% न्यून का ही है, अन्यथा आपको कोई नहीं लिख करके उसको नीचे साइन करके भेज देना है। अगर मान लो को 75 से कम है तो माता का नाम, पिता का नाम, विद्यालय में कितनी मीटिंग्स हुई, उपस्थिति कितनी होनी थी 75 के हिसाब से, कितने दिन उपस्थित रहा, उपस्थिति न्यून कितनी रही, न्यूनता का कारण क्या है, और अगर संस्था प्रधान 25 मीटिंग की अगर मार्जिन दे रहा है यानी छूट दे रहा है अधिकतम, तो वो यहाँ हाँ या ना लिखना है। और विशेष विवरण में यदि अनुत्तीर्ण है तो पूरा विवरण गत साल का लिखना है। तो ये तो हो गया। अब इसमें जो भी अगर है तो इस तरीके से नियम और भी नीचे दिए हुए हैं, ये आप अच्छी तरह से पढ़ लें। इसके अलावा ये जो प्रपत्र 50 है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, इसमें उच्च माध्यमिक परीक्षाओं के लिए। ऊपर वाला जो था 49 था वो प्रवेशिका, माध्यमिक परीक्षा, प्रवेशिका और माध्यमिक व्यावसायिक के लिए था, यानी 10वीं वालों के लिए था। और ये 12वीं वालों के लिए, जिसमें माध्यमिक परीक्षा, उच्च माध्यमिक परीक्षा है, वरिष्ठ उपाध्याय, इनके लिए है। इसमें भी सेम है, रोल नंबर है, नामांकन लिखना है, 75% से कम उपस्थिति है, उनका नाम वगैरह लिख करके आपको ये भेजना है। तो इस तरीके से यहाँ भी आपके संस्था प्रधान के साइन वगैरह हो जाएंगे। और यह जो आप अपलोड करेंगे, ये बोर्ड वाले हैं, वो बोर्ड से वहाँ से डाउनलोड करके इस पर जो भी लिपिक वगैरह सभी के साइन हो जाएंगे। अब ये एक और जो निर्देश अभी मैंने आपको बताया, तो ये सारे निर्देश है। अब यहाँ से वापस इसको अगर निर्देश को देखना चाहें तो मैंने आपको ये निर्देश पहले ही बता दिए। प्रपत्र 51 है वो निर्देश का है। 49 और 52 जो है वो अनुपस्थिति के लिए है, एक 10वीं के लिए है, एक 12वीं के लिए। तो अगर आपके लागू होता है तो ठीक है, अन्यथा आप इसको कुछ नहीं करके, कोई नहीं करके, नीचे साइन करके इसको आपको अनिवार्य रूप से जो भी तारीख दी हुई है, मैंने आपको तारीख भी बता दी, दोबारा बता देता हूँ, 13 फरवरी 2025 तक गणना करनी है उपस्थिति की, और 28 फरवरी तक हर हाल में आपको इसको मेल करना है। इसकी PDF बना करके फॉर्म पूरा भर करके मेल कर दें। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी बोर्ड्स पे उपस्थिति से संबंधित। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। इस तरह की लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।